Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start past paper chemistry test, which is related to MCAT and ECAT chemistry, starting from test number 12. Last time we have done up to test number 11, test number 12. Now we have here test number 12. Test number 12 में initial, टेस्ट नंबर 12 के अंदर अगर हम इनिशियल देखें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पहले से रिपीट हुए हैं, ठीक है, हमने रिपीट कर लिए सारे के सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ। अब देखें जरा इसके अंदर। नंबर 1 इनिशियली, बड़ी करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसोमर्स? तो नंबर 1 इज ethyl alcohol, diethyl ether, N-hexane, N-heptane, ethyl alcohol, dimethyl ether. Ethyl alcohol and dimethyl ether. One option C, one का option sorry B, one का option B, that is ethyl alcohol and dimethyl ether. और ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं? ये दोनों हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये भी याद होना चाहिए। ये दोनों कैसे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। Those isomers which have same molecular formula but different functional group. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये भी याद होना चाहिए। सेकंड, CnH2nO इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, अच्छा देखें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि तमाम पे एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल विद डबल बॉन्ड भी एप्लीकेबल है, ये कीटोन पर भी एप्लीकेबल है और साइक्लो अल्कोहल भी एप्लीकेबल है, ठीक है। क्योंकि वजह क्या है, जब आप लोग अल्कोहल का एक कंपाउंड लिखेंगे विद डबल बॉन्ड, कीटोन का एक कंपाउंड लिखें और इथाइल अल्कोहल सॉरी साइक्लो अल्कोहल का, साइक्लो आपके पास प्रोपेनॉल ले लें, साइक्लोब्यूटानॉल ले लें, कंपाउंड लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो इस जनरल फॉर्मूले के जरिए बन जाएंगे। तो CnH2nO इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑल ऑफ अबव, दैट इज कीटोन, साइक्लो अल्कोहल, अल्कोहल विद डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 2 liters having 28 mass per volume is dash, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यकीनन देखिए करने का तरीका क्या है, सिंपल। यहां पर भाई टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग, मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें गिवन है 28% और 2 लीटर। 28% ये चीज अलग गिवन है, अमाउंट ऑफ H2O गिवन है 2 लीटर। तो यहां पर ना दो टाइप के फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो हमारे पास having 28 mass per volume percentage. Question number 4 is 2 moles of hydrogen are required to produce 2 moles of water. Then 54 grams of will be produced from भाई ये भी ना हमारे पास जो है 2 moles of hydrogen required to produce water। अच्छा पहले इक्वेशन बनेगी, पहले बनेगी इसकी इक्वेशन H2 plus O2, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2H2, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे, पहले इसको बैलेंस कर लेंगे वाटर। अब इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, 2 moles of hydrogen required to produce 2 moles of water, 2 moles of hydrogen required 2 moles of water, ठीक है, बिल्कुल सही है। 54 grams of water will be produced from, तो देखें अब 54 grams वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें तो 4 ग्राम्स हाइड्रोजन के ले लिए हमने, 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। 32 ग्राम से हमारे पास ऑक्सीजन और ये कितना है 36 ग्राम, 36, ये कितना है 36 ग्राम। अब 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है 4 ग्राम हाइड्रोजन। असल में देखिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो निकालने का सिंपल तरीका ये होगा कि अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूं, ठीक है, हाइड्रोजन को निकालूं, मास निकालूं, 36 प्रोड्यूस कर रहा है 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 कितना करेगा 36, 4 over 36, 54 कितना करेगा भाई 54 मल्टीप्लाई बटन कहां गया, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। देखिए इनिशियली क्या है हमारे पास, ये हमने पहला रिलेशन निकाला मास से, ठीक है। मास से निकालने के बाद
6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ गया हमारे पास। अब इस हाइड्रोजन हमारे पास था नहीं 6 ग्राम ऑप्शन के अंदर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मोल्स में, डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है, तो 3 मोल्स आ गए। अब 3 मोल्स भी मौजूद नहीं है, 6 मोल्स हैं, तो ए ऑप्शन नहीं है, या तो वॉल्यूम होगा या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो मॉलिक्यूल्स मौजूद है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी ये आंसर। और ये टेक्स्ट बॉक्स उठा के रखते हैं यहाँ, ठीक है। मास ऑफ H2SO4 कितना है भाई हमारे पास पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम ये हमारे पास है 28%। 28% का सिंबल कहां चले गया भाई, ये 28%, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन 28 ग्राम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है 28 मास पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 28 मास पर वॉल्यूम का मतलब सिंपल ये होता है कि 28 ग्राम सॉल्यूट, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन 28 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है, और मतलब H2SO4, H2SO4, ठीक है। और इसको टेक्स्ट बॉक्स और बड़ा करना पड़ेगा हमें। 28 ग्राम सॉल्यूट दैट इज H2SO4, और इसमें कितने डिसॉल्व किया गया 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया ये। अब यहां पर क्या है, हमें एक वॉल्यूम और गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 लीटर। हमें गिवन वॉल्यूम क्या है, गिवन वॉल्यूम इज 2 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 2 लीटर वॉल्यूम। तो यहां मतलब क्या हो गया, यहां मतलब ये हो गया कि 2 लीटर को कन्वर्ट करूं, 2 लीटर का मतलब क्या है 2000 ml, 2000 ml, 2 लीटर का मतलब 2000 ml है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए समझ लें जरा, खत्म हो गया ये, 2 लीटर का मतलब 2000 ml। अब यहां पर सिंपल ये होगा 28% का मतलब 28 डिवाइडेड बाय, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 100 कर दें पहले, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम से कैलकुलेट कर लें हम लोग। तो ये क्या किया हम लोगों ने, 2000 जो लीटर था, ठीक है, वो हमने डिवाइड करवा दिया किससे, 100 ml से। 2000 ml को 100 ml से डिवाइड करवा दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 120 आ गया। कितना आ गया ये 20 ml आ गया, 20 ml। अब 20 ml को मल्टीप्लाई करवाएंगे गिवन मास से, मतलब मास परसेंटेज 28, तो ये आ गया 28, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर कितना आ गया 560 ग्राम। क्लियर है ये? तो यहां पर सिंपल ये हुआ कि हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए। 28 मास पर वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है 28 ग्राम सॉल्यूट दैट इज H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जबकि गिवन वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 2 लीटर का मतलब 2000 ml सॉल्वेंट। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई हमारे पास, अगर हम यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या है भाई, तो यहां से हमने निकाला कि अगर 100 ml के अंदर 28 ग्राम्स होते, ठीक है, हमने सिंपल ये ट्रिक लगा दी कि 100 ml कंटेन 28 ग्राम्स H2SO4, ठीक है, 100 ml कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड 28 ग्राम्स, ये हमने परसेंटेज से निकाला ये, ठीक है। तो इसका मतलब 1 ml कितना करेगा 28 डिवाइड बाय 100, 1 ml कितना करेगा 28 डिवाइडेड बाय 100। तो बिल्कुल सही बता रहा हूं यहां पर मैं, ताकि ना वो लोग जिनको शॉर्टकट टेक्निक में मसला है वो देख लें, 28 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन कितना है हमें 2 लीटर, मतलब 2000 ml, 2000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे राइट साइड पर भी और मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड पर भी, तो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में कर लेते हैं हम लोग, 28 डिवाइडेड बाय 100 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे 2000 से,
तो ये आ गया हमारे पास 560 ग्राम्स। ठीक है, इस पे टाइम लगाने का मकसद सिंपल ये है कि इस टाइप का न्यूमेरिकल अगर आ गया हमारे पास तो आप डायरेक्टली इससे कर लेंगे एक लाइन से। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, 100 ml will be equals to 28 grams। कहां से निकाला? 28 मास पर वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, रिलेशन बना दिया। रिलेशन बनाने के बाद हमने रिलेशन किसका बना दिया? ये बना दिया वॉल्यूम और मास का। क्लियर? Now we have done question number 3, question number 4. Now going to start question number 5. Number of pi bond in naphthalene। देखिए naphthalene में दो बेंजीन रिंग क्या होते हैं? फ्यूज्ड। ठीक है, naphthalene में दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होते हैं और इसके अंदर हमारे पास जब pi bond कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे? 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए, दैट इज 5। नेक्स्ट, which rule is violated in dash। अब देखिए सबसे पहले जब भी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ शेल में कोई मसला तो नहीं है। पहले 1s फिर 2s आएगा, इसका मतलब अरेंजमेंट के अंदर मसला हो गया। इसमें मसला हो गया, अरेंजमेंट के अंदर मसला हो चुका है। तो ऑफ ब्रेक, ठीक है, और जहां ऑफ ब्रेक वहां पे n प्लस एल भी ब्रेक। अब n प्लस एल का नाम नहीं है यहाँ पर, तो उसका मतलब ऑफ रूल ब्रेक हो गया। वजह सिंपल क्या है? क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, 1s के बाद 2s गायब है। पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s आए। ठीक है, तो ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर वॉलेट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज ए। 7, which of the following is true for an element of group 4b। 4b के लिए कौन सा ट्रू है भाई? नंबर 1 देख लेते हैं। 4b, पहली बात b का मतलब है कि या तो a सही होगा या तो b। 4b का मतलब है कि 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 4। तो इसका मतलब 7 का ऑप्शन ए, 4s 3d लास्ट अक्षर डी मतलब फैमिली बी, बिल्कुल सही है। 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया तो कितना बन गया? 4। तो 4b हो गया यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8, which of the following has zero dipole moment। जीरो डायपोल मोमेंट किसका है भाई? अच्छा, जीरो डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन बी है ना, ये H2 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी जो है वो क्या है? H2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर डायपोल 0, H2 डायटोमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल डायपोल 0, CCl4 सिमेट्रिकल डायपोल 0। डी करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, अब इंतहा आसान सा न्यूमेरिकल आ गया है थर्मोडायनेमिक्स का। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। 240 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव। इट एब्सॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, पॉजिटिव। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 में हमने क्या करना है? यहाँ पर माइनस कर देंगे तो -40 आंसर। ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया तो -40 जूल। तो ये आ गई इंटरनल एनर्जी का चेंज। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। IUPAC नेम ऑफ C2H5OCH3 इज डैश। तो ये होगा मिथॉक्सी इथेन, असल में अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए अल्कोक्सी अल्केन, स्मॉलर रेडिकल अल्कोक्सी, और जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे वो कौन है? अल्केन, मिथॉक्सी इथेन। इसके बाद ये बहुत बार पूछे जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कौन सा है जो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास मीथेन इथेन प्यूरिन ब्यूटेन भी है। बोरॉन हमारे पास कौन सा है? ग्रुप 3 का। बोरॉन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, और 3 फ्लोरीन के साथ फॉर्मेशन कर ली। बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर 11 का ऑप्शन या तो ए या तो बी। इसका मतलब फॉर्मेशन जो होगी, अगर BF3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉर्मेशन करेगा BF4 नेगेटिव, और बेंजीन में हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यकीनन देखें बेंजीन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या है? लिविंग इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही लिविंग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? चार्ज नेगेटिव। तो बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बेंजीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड ही है, ठीक है, या फिर क्या होगा, बायोकैटालिस्ट भी है और एंजाइम्स भी। तो 12 बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स भी है, एंजाइम्स भी है और बायोकैटालिस्ट भी है। इट मींस दैट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो अमाइनो एसिड भी है, ये बायोकैटालिस्ट भी है और एंजाइम भी है। 12 का डी ऑप्शन। इसके बाद 13, अगर हम 13 की बात करें, 13 में which of the following is not lipid, स्टेरॉइड लिपिड्स हैं, ऑयल लिपिड्स हैं, फैट लिपिड्स हैं, विटामिन्स लिपिड्स नहीं है। तो विटामिन्स 13B, ठीक है, 13B। 14 में हमारे पास which of the following is favorable for E2 रिएक्शन। E2 हो या SN2 हो, बाई मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चाहे हमारे पास बाय मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक हो, बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, SN2 हो। SN2 E2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, E1 और SN1 पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल है, जब डायरेक्ट अटैक पॉसिबल है तो आयनाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो वी विल यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 15 is in an oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा और रिडक्शन अगर रिडक्शन भी होगी। तो ए एंड बी, 15 का डी, 15 का क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन डी, ठीक है। वजह क्या है, रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपनी रिडक्शन करेगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होगा। 15 का ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 की तरफ। रिडक्शन इज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने को भी कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं। इट मींस दैट ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दीस। तो ये 16 का डी, चारों आंसर है। 17 में हमने देखा भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन +2 से -4, इसको जरा कर ले हम बड़ा, ठीक है। SO3 +2 to SO4 +2, 17। तो इसमें O +2 से +4 भी जा रहा है, BE +2 से +2 भी जा रहा है, Na +1 से +2 जा रहा है, SO3 +2 से SO4 +2 जा रहा है। देखिए भाई, पहली बात तो इधर गौर से, इसमें ना वैसे तो अगर मैं अपने लिहाज से देखूं तो ऑप्शन जो है, डी को मैं कंसीडर कर रहा हूँ Na+1 to Na+2, अगर डी को मैं कंसीडर करूं तो डी भी ऑप्शन है। और A +2 से +4, ठीक है, A +2 से क्या है, +4, तो A भी ऑप्शन है इसके अंदर। बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम +2 से +2, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। हाँ, सी में देखें, SO3 से +2 से SO4 +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन ए में भी हो रही है, ऑक्सीडेशन सी में भी हो रही है, ऑक्सीडेशन डी में भी हो रही है। क्या कहते हैं आप लोग भाई, ACD तीनों में ऑक्सीडेशन हो रही है। इसका मतलब क्वेश्चन को गलती है। तो यहाँ पर किस में ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, डी में ऑक्सीडेशन नहीं हो। तो 17 में अगर हम देखें तो एक्सेप्ट बी, इसमें ऑप्शन ए भी है सही और ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ACD, ठीक है। अगर इसमें होगा which of the following is not होगा, इसमें कि अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो हम लेंगे ऑप्शन बी को, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, लेकिन हमें तो राइट आंसर पता होना चाहिए ना फिर भी, कि निकालने का तरीका सिंपल क्या है। तो ऑप्शन ACD ये करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर नॉट आ जाएगा तो क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, BE +2 to BE +2, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट 17 के बाद 18, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। 18 का बी, सॉरी, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज का होगा इंक्रीज, 18 का ए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। नॉन मेटल का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, मेटल का न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें किसकी भाई,
3 elements XYZ combine to form a compound XYZ. 3 एलिमेंट XYZ combine हो रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं XYZ की. तो यहां पर हमारे पास their properties are similar to XYZ. जी नहीं, तीनों से सिमिलर नहीं होंगी. अगर केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट, क्योंकि न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज. तो केमिकल चेंज में ना ही इसकी प्रॉपर्टीज X जैसी होंगी, ना ही Y जैसी होंगी, ना ही Z जैसी. So new chemical form with new properties is called chemical change. 19D, none of these. 19 का D option. 20. A compound is formed which contain 48 grams of sodium, 12 grams of carbon. चलेगी 40 grams of oxygen and 180 grams of water. What is the compound? तो 20 में हम देखें तो 20 के अंदर अगर ओवरऑल 46 ग्राम. देखें आसान तरीका सिंपल क्या है कि आपको ना सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक वेट है वो याद होने चाहिए. अगर हम देखें सोडियम 23, 46 सबके अंदर आ रहा है. आसान तरीका क्या है? आसान तरीका पहले ये देख लें कि 180 ग्राम्स कहाँ आ रहा है. 180 ग्राम्स कहाँ आ रहा है? 180 ग्राम्स वाटर में आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर. ऑप्शन सी में आ रहा है. कार्बन तो 12 ही है और तीनों में ऑक्सीजन कितना है? 48. ऑक्सीजन भी 48 है. हाँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाइट सी में 180. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाइट सी में कितने? 180. वाटर का मास 18 मल्टीप्लाई बाय 10 180. 20 का ऑप्शन सी. 21st which of the following belongs to P block element? 21st के अंदर P block से कौन है? कार्बन बिलोंग कर रहा है. कार्बन बिलोंग कर रहा है तो सोडियम बिलोंग नहीं करता, रुबिडियम बिलोंग नहीं करता, तो कार्बन बिलोंग कर रहा है. तो कुछ 21C. 22nd के अंदर बोरिक एसिड व्हेन हीटेड एट 140 डिग्री सेल्सियस टर्न्स इनटू डैश. पहले होता है 100, फिर होता है 140, आखिर में होता है 240. 140 पर पायरोबोरिक एसिड मिलता है. 140 पे क्या मिलता है? पायरोबोरिक एसिड. तो तीन टेम्परेचर याद होने चाहिए, 100, 140 एंड 240. ठीक है, तो यहां मिलता है पायरोबोरिक एसिड. नेक्स्ट याद रखने वाली बात है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 23. IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डैश. 23 में 1 2 3 4, तो 4 इथाइल, 4 5 ट्राइमिथाइल. देखिए CH3 CH3 लिखा हुआ वो ट्राइमिथाइल और कार्बन कितने हैं? 3 3 6 3 9 9. इसका मतलब 4 इथाइल 4 5 5 ट्राइमिथाइल 9. 23 का ऑप्शन डी. 23 ऑप्शन डी इज करेक्ट. सेलेक्ट कर लिया हमने लॉन्गेस्ट चेन में लेफ्ट से नंबरिंग की. 4 पे इथाइल लगा हुआ है अल्फाबेटिक ऑर्डर, और 4 पे एक मिथाइल और 5 पे 2 मिथाइल. तो 4 इथाइल 4 5 5 ट्राई मिथाइल 9 ऑप्शन डी. 23 ऑप्शन डी. 24 में एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन बेंजीन रिंग, जब ये कहते हैं बेंजोइक कंपाउंड्स. ठीक है. नेक्स्ट 25. ट्रांजिशन मेटल आयन एक्ट एज. ट्रांजिशन मेटल के जो आयन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड. ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के आयन्स एक्ट करते हैं एज लेविस एसिड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रिसेप्टर होते हैं. डोनर जो होगा बेस होगा, एक्सेप्टर जो होगा एसिड होगा. 25A कंप्लीट. तो वी हैव डन टेस्ट नंबर 12. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पास्ट पेपर 13 की तरफ मूव कर रहे हैं. 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce water. How many hydrogen will be needed to produce 54 grams of water? देखें ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है. रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ है यहाँ पर ऑप्शन लिखने का तरीका. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 13 का आंसर है, ठीक है, 1 में 13 का आंसर है वो क्या होना चाहिए था? 3 × 6.02 एक्सपोनेंट 23. तो 1 का ऑप्शन सी. 1 का ऑप्शन क्या है? सी. 13 सही है भाई. क्लियर? चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी पहले टेस्ट में करवाई तो ये तो कैलकुलेशन की हम लोगों ने. पहली बात यहां लिखेंगे वाटर, हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 कन्वर्जन इनटू 2H2O. आसान सी बात है ना. देखेंगे 4 ग्राम्स आ गया.
कितना आ गया 4 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन को छोड़ देंगे कितना आ गया 36 ग्राम। अभी तो हमने कैलकुलेशन की भाई 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 4 ग्राम। 36 ग्राम कितने कर रहा है 4 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने करेगा 4 ओवर 36, 54 कितने करेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 36। ये कितना आ गया था, ये आ गया था 6 ग्राम। 6 को डिवाइड किया हमने किससे 2 से, ये आ गए 3 मोल्स। 3 मोल्स किसके हाइड्रोजन, 3 मोल्स आ गए। तो ऑप्शन ए भी नहीं है ऑप्शन बी भी नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय Na, 3 मल्टीप्लाई बाय Na क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02, 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18, और एक्सपोनेंट 23 का 22 हो गया, तो ये 6 टाइम Na आ गया। क्लियर, 6 टाइम Na। The correct option of 1 is C. 1C. Then brass is an alloy of 2 का A copper zinc, बहुत बार रिपीट हुआ ये copper zinc। When question number 3, when an electron is removed from an atom, question number 3, तो show less nuclear energy। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी कम थी जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अगर न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर प्रेजेंट इन 1200 cm³ at STP। ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है भाई, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोगों को जल्दी से। फॉर्मूला देखें क्या है, फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम एंड डीएम क्यूब, वॉल्यूम किसमें होता है अगर डीएम क्यूब में होता है। ठीक है, तो कितना होगा भाई n मल्टीप्लाई बाय 22.4, 22.4 ये होता है ना वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 एट STP। अगर डीएम क्यूब के बजाय सीएम क्यूब में वॉल्यूम हो तो क्या हो जाएगा 22400। वॉल्यूम इन सीएम क्यूब विल बी इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें 22 4 1 2 3। क्लियर, अब क्या करना है हमें निकालने मोल्स। तो सिंपल, वॉल्यूम इन सीएम क्यूब गिवन है कितना है 1200 डिवाइडेड बाय 22400 विल बी इक्वल्स टू मोल्स। ये आ जाएगा विल बी इक्वल्स टू मोल्स। तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसको जरा हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, 1200 डिवाइडेड बाय 22400, तो 0.053 बिल्कुल सही। 4 का ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Number 5, question number 5 is isotope of hydrogen which contain double the number of neutron than proton, 5b tritium। ठीक है, कितने प्रोटॉन होते हैं उसका डबल क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। 6 which is not a lipid, कौन सा लिपिड नहीं है, डी नन। स्टेरॉइड भी लिपिड है, वैक्स भी लिपिड है, ग्लाइसराइड भी लिपिड है, इसका मतलब डी। ठीक है, which क्वेश्चन नंबर 7, which of the following has zero dipole moment। तमाम की है भाई, ऑल ऑफ दी, शाबाश, जल्दी से आगे चलते हैं। which of the following involves chain of fatty acid। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ दीज कंटेन फैटी एसिड, ऑयल में भी होता है, फैट में भी और सोप के अंदर भी, तो ये क्या होगा ऑप्शन डी। 8 का डी बिल्कुल सही है। 9 स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स, 9 का ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग एसिड देता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड देता है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट एलिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर क्या है इसका, सी ड्यूट्रियम। आंसर क्या है सी ड्यूट्रियम। और क्वेश्चन नंबर 9 था बी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाइल 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसमें होगा, ड्यूट्रियम में, सी।
10 का ऑप्शन सी। 11 which of the following are functional group isomers? A 11A डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर एंड अल्कोहल बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 12 में रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है, CnH2nO इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल विद डबल बॉन्ड, कीटोन, साइक्लोअल्कोहल, ऑल ऑफ दीस, इसका मतलब ऑप्शन डी। 12 ऑप्शन डी। 13 पॉली प्रोटीन्स इज डैश, अमाइड भी होता है, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज भी होती है इसमें, एंजाइम आयन भी होते हैं, इट मींस दैट प्रोटीन्स आर डी, ऑल। 13 का डी ऑप्शन। 14 नैप्थलीन हैज डैश पाई इलेक्ट्रॉन्स, नैप्थलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बी 10। वजह क्या है? 5 पाई बॉन्ड होते हैं नैप्थलीन में, 5 पाई बॉन्ड है। जब 5 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? हर पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? नेक्स्ट 15 हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स इन आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन बनाइएगा, 4 कार्बन एटम बनाएंगे और सेकंड लास्ट पे एक कार्बन एटम। तो इसमें अगर देखें तो 15 में क्या हो जाएगा भाई? प्राइमरी कार्बन एटम इन आइसोपेंटेन, प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद वन कार्बन एटम, ठीक है। तो आइसोपेंटेन के अंदर, अगर आइसोपेंटेन आपको लोगों को बनाना आता है, आप लोग बना के जरा देख लीजिएगा इसको। देखें 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने बनाना है आइसो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये बन गया आइसो, ठीक है। आइसो पेंटेन बन गया। कितने प्राइमरी कार्बन है इसके अंदर हमारे पास? अरे भैया क्या हो गया, चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ कर लेते हैं जी। अब कर लेते हैं जरा इसको। अब देखें, ये समझिए एक तरीके से 3 डिग्री कार्बन एटम में टर्शरी है, ठीक है। ये क्या है? यह है सेकेंडरी, 2 कार्बन से अटैच है। यह है प्राइमरी ए, ये एक प्राइमरी, और ये तीसरा प्राइमरी। इसका मतलब ये हो गया टर्शरी में 3 कार्बन एटम से अटैच है और ये 2 कार्बन से अटैच है, एक सेकेंडरी है इसके अंदर, प्राइमरी एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी 3। 15 में हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स इन आइसोपेंटेन? तो यहाँ पर ऑप्शन 15 का बी होना चाहिए भाई। देखिए 15 का बी वैसे होना चाहिए। क्वार्टरली कार्बन एटम क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसा करूं कि इरेज करो, अरे भैया ये सभी हो गया। क्लियर? देखिए क्वार्टरली कार्बन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के पास। अच्छा क्वार्टरली कार्बन एटम जल्दी देख लें, आसान सी बात है भाई। 1 2 3 4, अच्छा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने ये बना दिया यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और ये बना दिया हमने यहाँ पर कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर आ गए, सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया हमने, एक और गैप दिया, यहाँ बनाया हमने कार्बन और यहाँ बनाया हमने सिंगल, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल, और एक चीज और बना दी हमने क्या किया भाई, यहाँ पर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और ऊपर बना दिया हमने कार्बन, ठीक है। अब जरा और से देखिएगा, ये 1 डिग्री है प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री प्राइमरी। इसमें 1 2 2 डिग्री मौजूद है भाई, 1 2 3, ये सॉरी 3 डिग्री, 3 डिग्री। ये कार्बन एटम जो है ये क्वार्टरली, 4 कार्बन से अटैच, बिल्कुल सही है। तो कार्बन के अगर सराउंडिंग में 4 कार्बन एटम है, इट मींस दैट ये क्या है? क्वार्टरली कार्बन एटम। क्लियर? 16 एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डैश, बहुत बार रिपीट हो गया ये। 16A बेंजीन, 16A is benzene. 17 a solution contain 0.01 molar OH
pH ऑफ सॉल्यूशन इज डैश। बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। किस तरीके से करेंगे जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास हम लोगों ने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्ट कर ले इसको एक्सपोनेंट के अंदर। कितना आ गया 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 1 2 1 एक्सपोनेंट माइनस 2 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, ये क्या चीज आ गई, ये आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। ठीक है, ये आ गई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। याद रखिएगा शॉर्टकट तरीका है, अगर OH गिवन होगा तो जो चीज एक्सपोनेंट में है, देखिए एक्सपोनेंट में -2 है ना, तो यहां पर आ जाएगा POH। POH कितना निकल के आ गया, POH निकल के आ गया हमारे पास 2। अगर POH 2 आ गया है तो pH कितना आएगा, pH आएगा हमारे पास 14 - 2, तो pH विल बी इक्वल्स टू 12। अब जो भी पूछा हो बता दें आप। pH है C, 17 का C, बिल्कुल सही, 17C बिल्कुल सही है। इसके बाद सेम क्वेश्चन है, अमाउंट H2SO4 22 मोलर सॉल्यूशन एट of 28% mass per volume of its solution dash gram 18 का देखें तो 18 में हमारे पास 560 ग्राम्स। कैलकुलेशन करने का तरीका वही है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम करने का तरीका है जिस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट नंबर 12 में किया। देखिए दोबारा बता दूं मैं जरा, ठीक है, यहाँ पर ये 2 लीटर ही है, ये कितना है हमारे पास, ये 2 लीटर है, ये वो नहीं है, ये 2 लीटर है, वरना ऑप्शन नहीं आएगा। ये 2 लीटर है, ये कितना है 2 लीटर, बिल्कुल सही, ये 2 लीटर है। तो यहां पर अमाउंट ऑफ H2SO4 2 लीटर, यानी कि वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा तो हम निकाल देंगे। ठीक है, देखें परसेंटेज, वो आपके पास कंसंट्रेशन निकालेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, परसेंटेज और डेंसिटी भी गिवन है, उससे भी निकालना है। ठीक है, मोलैलिटी का अलग है, मोलैलिटी का अलग है, जो आसान जो हमने पढ़े वो तो अलग है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू n होता है। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू n होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन अभी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके। अभी जो हमारे पास पेपर में रिपीट होगा हमें उतना याद होना चाहिए। तो ये 2 लीटर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 560। इसका आंसर होगा 560, जो कि हम लोगों ने लास्ट पेपर में कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज वाटर ड्रॉपलेट adopt spherical shape because of dash minimum ratio of volume to its surface area to volume ratio। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन बी, मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम। एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, डिक्रीज, मिनिमम एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है 19 का बी ऑप्शन। 20 का हमारे पास 200 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब एंड वर्क डन कितना है 248, तो कितना आ गया ये Q भी हमारे पास पॉजिटिव है, वर्क डन कितना है 248 बाय द सिस्टम, ये भी पॉजिटिव है। तो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, माइनस कर देंगे इसमें से, तो 20 का ऑप्शन हमारे पास बी -48। ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी पढ़ा हम लोगों ने, बहुत ही आसान सी बात है। 21 में क्या होना चाहिए भाई, ए भी सही है और बी भी सही है, ए और बी सही है, इसका मतलब डी, 21 का डी ऑप्शन, 21 का ऑप्शन डी। ठीक है, 22nd में 1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड इज डैश, 22 का डी 2 नॉर्मल। ठीक है, किस तरीके से जरा और से देखिएगा, देखें एक फॉर्मूला है कंसंट्रेशन का, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय n, और एक और है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल m मोलैलिटी इनटू n। n क्या है, कोफिशिएंट। क्या मतलब, देखिए हुआ ये कि नॉर्मेलिटी निकालनी है, 1 मोलैलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितनी निकलेगी 1 मोलर था ये, और कोफिशिएंट कितना है इसका 2 हाइड्रोक्सिलाइन। n क्या होता है, n है कोफिशिएंट, n इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइन और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। अगर बेस होगा तो हाइड्रोक्सिलाइन और अगर एसिड होगा तो हाइड्रोजन आइन। ठीक है,
तो आसान सी बात, n इज इक्वल्स टू m इंटू n। अब m कैपिटल होगा तो मोलैलिटी, बस मोलैरिटी, और स्मॉल होगा तो मोलैलिटी। क्लियर? दोनों को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। HCl के लिए जो मोलैलिटी है वही क्या होगी, नॉर्मेलिटी। क्लियर है? क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड है। ठीक है, तो क्लियर करने के बाद हम लोग मूव करते हैं। 1 कैलोरी 23, 1 कैलोरी विल बी इक्वल्स टू C 4.184 जूल। बिल्कुल सही। 24 is alpha particles are C, helium nuclei, alpha particle helium nuclei होते हैं, ऑप्शन C करेक्ट। और 25 NaOH is added to the solution, it becomes hot. Examples of exothermic reaction, 25 option A, 25 option A। क्लियर है? 22nd ऑप्शन B, 2 नॉर्मल, 22 का B 2 नॉर्मल। ठीक है। If you have any query regarding past paper solution, then you can ask or comment. Till then, Allah Hafiz.